हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपकी ये जो एनसीईआरटी है इसमें आपको पूरी आज़ादी की लड़ाई जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से दिखाई है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था, पर जो ब्रिटेन था उसने पार्ट लिया था। एंड जब ब्रिटेन हमारी कंट्री पे राज कर रहा था तो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ना है वो तो हम पे भी पड़ना ही था, क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया एक तरह से तब आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया पे राज कर रहे थे। तो जो इफ़ेक्ट हमारे ब्रिटिश कंट्री पे पड़ना था वो हमारे इंडिया पे भी पड़ना ही था। तो इसी दौरान इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आके जो है हमारे सामने खड़ी हो गई। एंड इससे ओवरकम करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया में कुछ हम कह सकते हैं टैक्टिक्स लगाए, जिसकी वजह से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो गई। तो सबसे पहला ये है कि अपनी इन सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी आर्मी पे जो है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था। अब हमारी आर्मी से उनका क्या लेना देना, वो लोग जो थे वो हमारे ही लोगों का, हमारे यहाँ के जो यूथ थे उन लोगों का जो है फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि उनको ज़बरदस्ती जो है आर्मी में भेज रहे थे, उनको आर्मी में भर्ती करा रहे थे, जिससे कि वो उनकी तरफ से जो है बाकी मतलब जो अपोजिट साइड की कंट्री है उसके साथ लड़े। इसीलिए हमारी आर्मी पे जो है उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा दिया। उसके साथ साथ जो ब्रिटेन से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट आ रहा था, मतलब वहाँ से जो इंपोर्ट आ रहा था उस पर कस्टम ड्यूटीज़ जो थी वो बढ़ा दी थी। उसके साथ साथ इनकम टैक्स जो था वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। देन फिर एक वो कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है दूसरी आ जाती है, तो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, उन्होंने ही टैक्टिक्स लगाए हुए थे। देन हमारी थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे ना वो 1913 से 1918 के बीच में डबल हो गए थे, दुगने हो गए थे। क्यों? क्योंकि मतलब एक तो क्रॉप फेलियर हो गया था, ठीक है, उसके साथ साथ सूखा भी पड़ गया था, एपिडेमिक भी चल रहा था। एपिडेमिक कौन सा? इन्फ्लुएंजा नाम का। तो इन कारणों के चलते जो है हमारे देश में खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। तो इसकी वजह से एक इस सूखा पड़ने की वजह से, क्योंकि खाना नहीं है देश में और ऊपर से एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक था, तो इसकी वजह से हमारे 120 से 130 लाख लोग जो थे वो मौत के घाट उतार दिए गए। तो इस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हमें एक लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि हमें हमारी आज़ादी से लेकर हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने तक का रास्ता दिखाए। और यही हुआ 1950 जनवरी में, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौट आए। वो साउथ अफ्रीका में जो है अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था ना, तो उसमें पार्ट ले रहे थे, और वो अपने साथ जो है एक आइडिया लेके आए। वो आइडिया था सत्याग्रह का। सत्याग्रह मतलब कि हमें जो है ट्रुथ के साथ रहना, हमें सत्य के साथ रहना है, हमें उसके लिए हमेशा से अग्रसर रहना है, हमें कभी भी ट्रुथ से अपोजिट साइड जाना ही नहीं है, हमें अपना सच जो है अपने साथ रखना है एंड उसी को दिखा के चलना है। एंड हमें पता है कि हमारे सच की जो जीत है वो एक दिन होनी ही है। तो एक बार जान लेते कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि अगर हम सच्चे हैं तो हमें जो है किसी भी तरह के वायलेंस की, किसी भी तरह के फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है अपने ऑपरेसर से फाइट करने के लिए। अगर हम सच्चे हैं तो हमारा सच जो है वो हमारे ऑपरेसर को और बाकी के जो लोग हैं उन सबको जो है दिखाई देगा। अब गांधी जी जो थे उन्होंने जो है 3 सत्याग्रह किए, ठीक है। अब उन 3 सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा चंपारण, दूसरा है हमारा खेड़ा एंड तीसरा है हमारा अहमदाबाद। एक बार इनकी मैं आपको टाइमलाइन बता देती हूँ। चंपारण जो था वो हमारा 1916 में हो रहा था, बट क्योंकि अब इस चैप्टर में गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम 1917 लिखेंगे, क्योंकि 1917 में गांधी जी वहाँ पे गए थे, तब जाके सफल हुआ था। तो ये तो हो गया हमारा 1917। देन जो हमारा खेड़ा है वो हमारा 1917 में ही हुआ था। एंड जो हमारा अहमदाबाद वाला है ये हमारा 1918 में हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे खेड़ा वाले की। तो खेड़ा जो है, नहीं, हम सबसे पहले बात करेंगे चंपारण की। ये जो है हमारा बिहार का एक
बिहार की एक जगह है एंड यहाँ पे जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था इंडिगो फार्मर्स के लिए। ठीक है, फार्मर्स के लिए हुआ था बेसिकली। एंड इसमें जो फार्मर्स थे उनका कहना ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। नील की खेती करने की वजह से जो उनकी ज़मीन है, जो उनका लैंड है, वो फर्टाइल नहीं बचता है, वो उपजाऊ नहीं रहता है। मतलब जो उसकी उपजाऊ शक्ति होती है ना, बहुत टाइम मतलब 3-4 साल के लिए चली जाती है एक बार इंडिगो की खेती करने से। एंड वो इंडिगो की खेती करे भी तो उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने जो है गांधी जी से कहा कि आप हमारे लिए कुछ करो जिससे कि हम इस इंडिगो की खेती से बच जाए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया 1917 में एंड ये सत्याग्रह हुआ हमारा सक्सेसफुल। देन बात करते हैं हमारे खेड़ा वाले की। तो खेड़ा ये जो है हमारा गुजरात में है। ये भी हमारे फार्मर्स के लिए हुआ था। ये उन फार्मर्स के लिए हुआ था हमें पता है कि क्रॉप फेलियर हो गया था, उसके साथ साथ एपिडेमिक भी चल रहा था। तो इसकी वजह से अब क्रॉप फेलियर हो गया, यानी कि खाना नहीं है। मतलब कोई चीज़ जो है क्रॉप जिससे हम मतलब जिस चीज़ की क्रॉप है तो उस चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। एंड दाम बढ़ जाएगा तो हम अपने वेजेस भी तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे ना, और रिवेन्यू भी पे करना है ऊपर से। तो इसके लिए जो है जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी हमारे एक तो वेजेस भी इतने कम है, ऊपर से ये हमारी क्रॉप फेलियर वगैरह हो रखा है, इसी वजह से जो दाम है चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड हमें रिवेन्यू भी पे करना है। तो आप प्लीज़ हम इन ब्रिटिशर्स से कहो कि हम जो है रिवेन्यू पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले ही क्रॉप फेलियर की वजह से चीज़ों के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो गांधी जी ने इनकी बात सुनी एंड उन्होंने इनके लिए भी किया सत्याग्रह 1917 में, एंड ये सत्याग्रह भी हुआ हमारा सक्सेसफुल। देन हमारा थर्ड आता है अहमदाबाद का। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। ये हमारा अकेला ऐसा सत्याग्रह है जो कि फार्मर्स के लिए नहीं हुआ था, ये हुआ था हमारे कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। जो हमारे कॉटन मिल वर्कर्स थे उनका कहना ये था कि जो मिल के हेड हैं, मतलब जो उनसे ऊपर के दर्जे वाले लोग हैं, तो वो जो है उनको अच्छे खासे दाम नहीं दे रहे हैं उनके काम के। तो अच्छे खासे दाम नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हमें पता है कि क्रॉप फेलियर हो रखा है। तो क्रॉप फेलियर हुआ है यानी कि चीज़ों के दाम बढ़ गए। चीज़ों के दाम बढ़ गए तो हमें अपने वेजेस को भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे सत्याग्रह हुआ। उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी हमारे लिए भी एक सत्याग्रह कर दो। तो उन्होंने 1918 में एक सत्याग्रह किया एंड ये सत्याग्रह भी हो गया हमारा सक्सेसफुल, जिसकी वजह से इनके वेजेस में भी इंक्रीमेंट आ गया था। अब गांधी जी के इस तरह से अचानक से आ जाने से और ऊपर से 3 बैक टू बैक सक्सेसफुल सत्याग्रह करने से जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो थोड़ा डर गई थी। तो उसने जो है जल्दी जल्दी एक एक्ट बना लिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये कब बना था हमारा? ये बना था हमारा 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ये पास किया गया था। अब इसको जो है इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया था। इसको मतलब इंडियन मेंबर्स को जो था ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मतलब जो पूरा ग्रुप था उसके अंदर हमारे इंडियन मेंबर्स भी थे, लेकिन इंडियन मेंबर्स की बात बिना सुने उन्होंने जो है ये एक्ट पास कर दिया। किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। अब इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में ये था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर होगी, इतनी शक्ति हो, मतलब इतनी पावर उसको दे देंगे कि वो किसी भी तरह का मतलब बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को जो है जेल में डाल सकते हैं, बिना उसको ये बताए कि उसने क्या गुनाह किया है, बिना उसको कोर्ट ले जाए, बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के जो है उसको जेल में डाल सकती है। तो इसीलिए ये एक्ट जो था वो हमारे इंडियन मेंबर्स को अच्छा नहीं लगा था। अब जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने ठान लिया था कि अब जो है इस एक्ट का हमें अपोज करना पड़ेगा, क्योंकि गलत है कि आप किसी को उसका गुनाह बिना बताए उसको जेल में डाल दो। तो इसलिए गांधी जी जो थे उन्होंने एक और सत्याग्रह किया। सत्याग्रह नहीं बोलेंगे बल्कि बेसिकली हड़ताल बोलेंगे। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को जो है एक हड़ताल रखी और उन्होंने रैली निकलवाई थी वहाँ पे। एंड उसके साथ साथ जो शॉप्स और रेलवे वर्कशॉप्स थी वो सब जो थे बंद हो गए थे। मतलब अच्छे से पूरी हड़ताल चल रही थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें गुस्सा आ गया कि ये क्या है चल रहा है, मतलब हमारे खिलाफ लोग आवाज़ उठा कैसे सकते हैं। तो उन्होंने जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल की बात है। तो उन्होंने जो है लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जो लोग थे वो पिटने वाले थोड़ी थे, हम इंडियंस हैं। अब एक चाटा खा के दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, हम दूसरा मारेंगे।
है ना। तो उन्होंने भी जो है रिस्पांस दिया, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हो गए। तो इस दंगे को ध्यान में रखते हुए हमारे जो जनरल डायर थे उन्होंने एक लॉ पास कर दिया, मार्शल लॉ। एंड मार्शल लॉ में ऐसा होता है कि कर्फ्यू होता है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता एंड कोई भी झुंड बना के जो है खड़ा नहीं हो सकता, वरना उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी पिटाई हो जाएगी। अब मार्शल लॉ लगा तो दिया था जनरल डायर ने, बट किसी को पता ही नहीं था। तो अब किसी को पता नहीं था तो अब फेस्टिवल था, 13 अप्रैल 1919 की बात है, बैसाखी वाला दिन था। तो जो लोग थे वो जलियांवाला बाग, जो कि बेसिकली ग्राउंड है, एक स्टेडियम है, वहाँ पे लोग आए हुए थे। कुछ प्रोटेस्टर्स भी थे जो कि अपना आइडिया शेयर करने आए थे कि किस तरीके से हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। बट कुछ इनोसेंट लोग भी थे जो कि सिर्फ बैसाखी बनाने आए थे, वो नाच रहे थे, गा रहे थे। तो कुछ लोग तो थे जो कि बस मेला देखने आए थे, कुछ प्रोटेस्टर्स भी थे जो कि अपना आइडिया शेयर करने आए थे। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे जनरल डायर की। अब लोगों को तो पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। तो अब हमारे जनरल डायर आते हैं, अब वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ मिनट का टाइम है एंड भाग सकते हो तो भाग लो। अब वो भागे कैसे, उन्होंने तो सारे एग्जिट क्लोज कर दिए। तो अब जो था उनके पास एक ही रास्ता था कि वो जो बड़ी सी दीवार है उसको वो टाप ले। लेकिन इतनी बड़ी दीवार को कौन टापे, एक दो लोग अगर टाप पाए होंगे तो टाप लिए होंगे, वरना बहुत सारे लोगों की जो थी जान चली गई थी। जो डायर था उसने वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी एंड उसी फायरिंग में हमारे 300 से 400 लोगों की जो है मौत हो गई थी। अब जो हमारा जनरल डायर था वो तो चाहता ही यही था, वो यही चाहता था कि वो जो लोग हैं हमारे इंडियंस के दिलों में, उनके दिमाग में जो है एक मॉरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दे, जिससे कि वो अब किसी भी तरह का सत्याग्रह या उनके खिलाफ किसी भी तरह के दंगे फसाद करने से पहले 100 बार सोचे। अब जलियांवाला बाग की खबर जैसे ही सारे में स्प्रेड हुई, मतलब फैल गई, तो खासकर नॉर्थ इंडियन टाउन्स में वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जो है काफ़ी भयंकर रूप ले लिया था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था कि उन्होंने उनके देश के अपने लोगों को मारा है। मतलब अपने उनके मतलब ब्रिटिशर्स का देश नहीं था, जो लोग मरे थे उनके जो प्रियजन थे ना, उसमें प्रियजन मतलब ऐसे नहीं कि उनके रिश्तेदार थे, वो सब उनके प्रियजन ही तो थे ना, उनके देशवासी थे, उनके देश के लोग थे। तो उन्हें जो है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उनकी पुलिस के साथ थोड़ी सी झड़प हो गई, वो थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा सी झड़प हो गई। एंड उस झड़प को देखते हुए जो गवर्नमेंट थी उसने भी ब्रूटल रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, उनको ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमिलिएट कैसे किया, उन्होंने जो है उन हमारे जितना भी मतलब जिन्होंने दंगे फसाद किए थे उनसे कहा कि तुम हमें सलाम ठोको, तुम जो है हमें क्रॉल करके दिखाओ, तुम अपनी नाक रगड़ो ज़मीन पर। तो इस तरह से वो लोगों का जो थे घमंड तोड़ रहे थे। अब बात आती है हमारे खिलाफत कमेटी की। अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे। हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था, ब्रिटेन ने पार्ट लिया था। एंड मतलब ब्रिटेन, अमेरिका और ये सब जीत भी गई थी। इनके अपोजिट में था हमारा ऑटोमन एम्पायर हो गया, हमारा जर्मनी हो गया, तो ये सब हार गए थे। तो अब जो है इन्होंने ये एक साइकिल स्टार्ट कर दी थी कि जो हमारे जीते हुए हमारा जो ब्रिटेन है, अमेरिका, ये जो जीते हुए थे ये हमारे हारे हुए, यानी कि ऑटोमन एम्पायर जो कि आज टर्की कहलाता है, जर्मनी, इन सब पे जो अपना कब्जा जमाएंगे। तो उन्होंने स्टार्ट किया, जो हमारे ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की पे अपना कब्जा जमाने की साजिश रची। अब वहाँ का जो टर्की का ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा था, वहाँ का जो स्पिरिचुअल हेड था, उसको सताना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड अगर उसको सताया, वो तो सारे मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड है, तो अब उसको सताया है तो सारे मुस्लिम्स को आ गया गुस्सा। तो उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई, नाम था उस कमेटी का खिलाफत कमेटी, जो कि बनी थी हमारी मार्च बॉम्बे 1919 में। तो इसी बात को देखते हुए जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे मुस्लिम्स को भी हमारे ब्रिटिशर से प्रॉब्लम है, हमारे जो हिंदूज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम उनको यूनाइट कर दें। तो उन्होंने जो है वहाँ के दो लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उनके साथ इस बात पे चर्चा करनी स्टार्ट कर दी कि क्या वो मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ को एक साथ में लाके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मास एक्शन ले। तो फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस के द्वारा कि एनसीएम स्टार्ट होगा। मतलब एनसीएम जो होगा वो खिलाफत और स्वराज दोनों को मिला के होगा। खिलाफत मतलब खिलाफ में चलो, उसके अगेंस्ट में चलो, यानी कि उसको कॉपरेट मत करो। एंड स्वराज के लिए तो हमारी लड़ाई थी ही। और जो हमारे महात्मा गांधी जी थे ना, वो बहुत महान थे। तो उन्होंने जो है 1909 में एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज नाम की।
और इसी किताब में उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि ये जो है इंडियंस का कॉपरेशन है, इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करते हैं, अगर हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे ना तो वो एक साल भी यहाँ पे टिक नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा था हिंद स्वराज में 1909 में। अब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था हमारा एनसीएम, मतलब अच्छे से स्टार्ट नहीं किया था, अपना सपोर्ट गैदर करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने जो है लोगों को कहा कि ये जो आपको रॉयल टाइटल्स दिए हुए हैं ना गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको आप सरेंडर कर दो, क्योंकि हम जो है इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टाइटल से खुश होते रहते हैं, तो पहले हमें इनको सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश लोगों के ये इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज है ना, हमें इनका बॉयकॉट करना पड़ेगा, इनका तिरस्कार करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमें आज़ादी के और करीब जा सकते हैं। तो समर 1920 में महात्मा गांधी जो थे वो शौकत अली के साथ निकल पड़े थे, जिससे कि वो सपोर्ट गैदर कर सके, लोगों का सपोर्ट जो है अपने साथ ले सके। अब उन्होंने लोगों का सपोर्ट गैदर किया तो वहाँ पे कांग्रेस जो थी वो रूठ गई थी। तो कांग्रेस जो थी उसका ये मानना था कि अगर वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे तो फिर किस तरह से चलेगा काम, अगर वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे तो स्वराज कैसे मिलेगा। तो थोड़ा सा फिर इसमें भी टाइम लग गया एंड फाइनली कांग्रेस सेशन में, मतलब कांग्रेस सेशन में नागपुर में दिसंबर 1920 की बात है, तब जाके वहाँ पे कांग्रेस जो थी वो मानी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो एडॉप्ट किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो हमारा लॉन्च हुआ था जनवरी 1921 में। इसमें हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था एंड हम हर किसी की कंडीशंस भी पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि टाउन्स में किस तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अगर हम बात करें मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन की तो उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट्स जाना छोड़ दिया था। उसके साथ साथ काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया गया था। सिर्फ एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, जिसने इनको बॉयकॉट नहीं किया था, बाकी सब ने जो है इन काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया था। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हमारा एनसीएम काफ़ी अच्छा कर रहा था। जो फॉरेन गुड्स थे यानी कि बाहर से आए हुए गुड्स थे और उनको जो है बॉयकॉट कर दिया गया। उसके साथ साथ लिक्विड शॉप जो थी, हमारा अल्कोहल की जो शॉप्स उनको पिकेट कर दिया गया, यानी कि उनकी एंट्री रोक के खड़े हो गए लोग। उसके साथ साथ जो फॉरेन क्लोथ था उसको जो है बहुत लार्ज स्केल पे लोगों ने जलाना स्टार्ट कर दिया। जो फॉरेन क्लोथ का इम्पोर्ट था ना, जो हम बाहर से कपड़ा मंगवाते थे उसका जो इम्पोर्ट था वो आधा हो गया था 1921 से 1922 के बीच में। उसके साथ साथ जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने जो है इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि वो जो है ना तो फॉरेन गुड खरीदेंगे और ना ही उसको बेचेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इस टाइम पे हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स जो थे उनका प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए था। धीरे धीरे फिर एनसीएम जो था वो स्लो डाउन हो गया था। अब क्यों हुआ था ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला है कि खादी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो हाथ से भी तो बनता है ना खादी, और हाथ से बनता है तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव होगा क्योंकि मैनुअल लेबर ज़्यादा लग रहा है। तो खादी जो था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था, तो इसी लोगों को लगने लगा कि अगर हम बाहर से आया हुआ मतलब फ़ॉरेन क्लोथ नहीं पहनेंगे जो कि सस्ता है, तो क्या हम महंगा खादी पहनेंगे। तो इसी एनसीएम स्लो डाउन हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे उन्होंने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी तरह का अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जो कि इंडिया का खुद का हो। लॉयर्स ने भी ऐसे किया, उन्होंने भी कोर्ट जाना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर से वही बात है, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, इंडिया का खुद का कोई कोर्ट ही नहीं है जहाँ पे लॉयर जो है अपनी वहाँ पे काम ज्वाइन कर सके। तो इसीलिए वहाँ पे मतलब टाउन्स में जो है एनसीएम थोड़ा स्लो डाउन हो गया। अब बात करते हैं कि गांव में किस तरीके से जो है एनसीएम चल रहा था। तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी हुई है अवध की। अब जो अवध है वहाँ अवध के जो पीजेंट्स हैं उनके लीडर हैं हमारे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी हैं। उनको जो है जब वो यूथ थे, मतलब जब वो जवान थे, तो उनकी जवानी में जो है उनको बॉन्डेड लेबर बना के फीजी भेजा गया था। बॉन्डेड लेबर मतलब कि अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप 5 साल से पहले कहीं पे नहीं जा सकते, आपको जॉब करनी पड़ेगी, आप अपने घर पे भी नहीं जा सकते। तो अब जो हमारे बाबा रामचंद्र थे उन्हें पता था, क्या पता था, जो हमारे पीजेंट्स थे ना, जो हमारे गरीब पीजेंट्स थे, उनको प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स से ज़्यादा जो अमीर पेजेंट्स थे उनसे प्रॉब्लम थी।
तो इसीलिए इन छोटे पीजेंट्स का सपोर्ट करने के लिए हमारे बाबा रामचंद्र आए थे एंड उन्होंने जो है इनके हमारे तलुकदार्स और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। जो पीजेंट थे उनका तो बस कुछ डिमांड से जो कि उन्हें पूरी करवानी थी। पहला है कि उनके रेवेन्यू में रिडक्शन होना चाहिए, उनसे फ्री का काम करवाना बंद करना होगा। उसके साथ साथ जो ऑप्रेस करते हैं ना ये लैंडलॉर्ड्स, इसको भी उनको बंद करना होगा। तो इनको सबक सिखाने के लिए जो है नाई धोबी बंद भी किए गए थे। नाई मतलब बाबर एंड हमारा धोबी मतलब वॉशरमैन। क्यों किए गए थे? जिससे कि जो हमारी ये जो बड़े बड़े तल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हैं हमारी सर्विसेज पे जो है आ, ये आ, ये हमारी सर्विसेज पे मौज करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे छोटे पीजेंट्स हैं उन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करना उनको बंद कर दिया था। उसके साथ साथ जून 1920 की बात करें तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भी अवध आए थे एंड उनके साथ बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने हाथ मिलाया एंड अक्टूबर तक आते आते उन्होंने जो है मिलके एक औध किसान सभा या फिर अवध किसान सभा जो है सेटअप कर दिया। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कुछ मेंबर्स थे, बट ये दोनों हमारे प्राइम थे। और 1 महीने के अंदर अंदर इस सभा की 300 शाखाएं खुल गई थी, यानी कि इसकी फ्रेंचाइजी तो काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब हमारी कांग्रेस जो थी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको जो था उनको बड़े पेजेंट से ज़्यादा मतलब था ना, वो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, उनको मनी प्रोवाइड करते थे। तो इसीलिए उन्होंने छोटे पीजेंट्स का पाला ना चुन के बड़े पीजेंट्स का पाला चुना। लेकिन ये फिर भी फेल हो गया, स्टिल फेल्ड। क्यों? क्योंकि थोड़ा वायलेंट हो गया था। वायलेंट कैसे हुआ? जो हमारे तलुकदार्स और मर्चेंट्स थे ना उनके ऊपर जो हमारे छोटे पीजेंट्स थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। बाज़ार जाके जो है वो उन्होंने चीज़ों को लूटना शुरू कर दिया। जो ग्रेन थे उनकी होर्डिंग स्टार्ट कर दी। उसके साथ साथ जो लोकल लीडर्स थे वहाँ के, उन्होंने गांधी जी के नाम पे बहुत सारे गलत गलत काम करवाए। उन्होंने कहा कि तुम इनको मारो, गांधी जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि गांधी जी जो है, अब तो गांधी जी आ गए हैं, वो हमें जो हमारे छोटे छोटे पीजेंट्स यानी पुअर पीजेंट्स हैं उनको जो है लैंड देंगे एंड वो उसके ऊपर खेती करके अपना अच्छे से रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मतलब बिना मतलब के जो है गांधी जी के नाम के बिल फट रहे थे। तो इसीलिए हमारे गांव की साइड में भी थोड़ा एनसीएम फेल हो गया था। अब बात करते हैं कि एनसीएम जो है ट्राइबल पॉपुलेशन में कैसा चल रहा था। तो हमारे पास फिर से एक केस स्टडी है गूडम हिल्स की, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गूडम हिल्स की। तो वहाँ पे जो है एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चल गया था 1920s में। क्योंकि अब वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। गुस्से में इसलिए रहते थे क्योंकि वो जो थे अपने रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। और जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने फॉरेस्ट लॉज लगा दिए थे। फॉरेस्ट लॉज लगाने के कारण उनको जो है फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने से पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसीलिए वो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके खुद के रिसोर्सेज हैं, उनका लैंड है, लेकिन फिर भी उनको लॉज का पालन करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वहाँ का एक लोकल लीडर भी था अलूरी सीताराम राजू, जो कि वहाँ पे आया था ट्राइबल पॉपुलेशन के लोगों को भड़काने। अब उसने ये कहा कि वो भगवान का रूप है, उसके पास स्पेशल पावर है। उसने ये कहा कि उसने कहा कि मेरे पास स्पेशल पावर है। उसने कहा कि मैं भगवान का रूप हूँ। उसने कहा कि हमें खादी पहनना चाहिए। उसने कहा कि अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। उसने कहा कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो सारी बात जो थे लोग उसकी मान रहे थे, बट उसने एक बात जो थी वो गलत कह दी। उसने ये कह दिया कि जो आज़ादी है ना वो हमें ऐसे नहीं मिलेगी, मतलब बिना वायलेंस के थोड़ा ना मिल जाएगी। हम शांति से कैसे बैठ सकते हैं? आज़ादी तो हमें थोड़ा हिंसा विंसा यूज़ करके तो होगी ना। तो इसीलिए उसने कह दिया कि हमें वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हमें आज़ादी मिले या फिर आपको इन फॉरेस्ट लॉज से छुटकारा मिले। अब लोग तो उसकी सारी बात मान रहे थे, ये वाली भी मान ली। तो उन्होंने जो है पुलिस स्टेशंस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारना शुरू कर दिया, उनके मर्डर स्टार्ट कर दिए। उसके साथ साथ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हो ना चुप बैठेगी, तो उन्होंने जो है फिर बाद में जाके 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ा एंड उसको मार डाला, एग्जीक्यूट कर डाला। लेकिन अगर आप अब भी जाओगे आंध्र प्रदेश के गूडम हिल्स में तो वहाँ पे जो है अलूरी सीताराम एक फोक हीरो यानी कि कहानियों का हीरो बन के रह गया है।
अब बात करते हैं कि प्लांटेशंस में एनसीएम किस तरीके से चल रहा था। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब ये नहीं था कि हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिलेगी। स्वराज का मतलब उनके लिए ये था कि अब जो है उन्हें घूमने की आज़ादी होगी। अब उनको ऐसा क्यों लगा घूमने की आज़ादी होगी? क्योंकि 1859 में एक एक्ट पास किया गया था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। और इसके तहत अगर आप एक प्लांटेशन वर्कर हो तो फिर आपको जो है अपने टी गार्डन या फिर जो प्लांटेशन का गार्डन है उसको ऐसे ही छोड़ के जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलेगी। मतलब जितने आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, आप कहीं पे नहीं जा सकते हो। तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि अब जो है वो घूम सकते हैं कहीं पे भी, मतलब जहाँ से वो आए हैं, जिस गांव से वो आए हैं, वो वहाँ पे वापस जा सकते हैं। तो उन्होंने जब सुना कि एनसीएम चल रहा है तो जो हमारे वर्कर्स थे उन्होंने जो है किसी मतलब उन्होंने सोचा कि अब भाड़ में जाए अथॉरिटी, भाड़ में जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब हम तो जाएंगे अपने घर पे। उन्होंने सोचा कि अब तो गांधी राज आ गया, गांधी जी हमें हमारे गांव में और थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे देंगे एंड हम उस पर खेती करके अच्छे से अपना परिवार के साथ खुश रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने तो ऐसा बोला ही नहीं था, वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले। उसके बाद जो ये हमारा लैंड वैंड का ये जो ज़मीन का सिलसिला है इसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ ब्रिटिशर से हमारी लड़ाई चल रही थी ना। लेकिन इनको तो पता ही नहीं था, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ये तो निकल पड़े थे अपने घर की ओर। लेकिन ये अपनी जगह पे कभी पहुँचे ही नहीं, अपने डेस्टिनेशन पे कभी पहुँचे ही नहीं। क्योंकि पता है हमें कि एनसीएम चल रहा था, स्ट्राइक चल रही थी, हड़ताल चल रही थी। तो उसकी वजह से रेलवे की भी स्ट्राइक थी, स्टीमर की भी स्ट्राइक थी। तो ये अपने घर पे कभी पहुँच ही नहीं पाए एंड पुलिस ने इनको पकड़ा और फिर से जाके जो है मार पीट के इनको प्लांटेशन में छोड़ दिया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक बात हमें नोटिस करनी चाहिए थी, अगर आपने की है तो वेल एंड गुड। वो बात ये है कि एक व्यक्ति के कहने से, सिर्फ गांधी जी के कहने से जो है ये सबके मन में एक स्वतंत्रता की भावना तो आई। अब वो चाहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो, चाहे वो बड़े पीजेंट्स के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे किसी के भी खिलाफ हो, चाहे वो हमारे जो प्लांटेशन के हेड हैं उनके खिलाफ हो। लेकिन एक गांधी जी की वजह से, यानी कि एक व्यक्ति के कहने से सबने जो है आवाज़ उठाना तो शुरू कर दिया था एंड दैट मैटर्स। यहीं पे अब बात आती है कि एनसीएम जो था वो बंद कब हुआ था, कैसे हुआ था। अब इतनी जगहों पे वायलेंट हो गया, हमने ये तो देखा था। अब उसके साथ साथ ना जो उत्तर प्रदेश की एक जगह है गोरखपुर, वहाँ पे एक छोटी सी जगह है चौरी चौरा। 1922 में वहाँ पे लोग जो थे वो हड़ताल कर रहे थे एंड पुलिस वहाँ पे आई, उसने जो है लाठी चार्ज कर दिया। अब लाठी चार्ज कर दिया तो उसकी वजह से पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हो गई एंड झड़प की वजह से जो लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब पुलिस स्टेशन में आग लगाने तक तो ठीक था, लेकिन उसमें पुलिस वाले भी थे। तो कुछ 20 से 21 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जल के मर गए। तो इससे गांधी जी को जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने फरवरी 1922 में जो हमारा एनसीएम था इसको कॉल ऑफ कर दिया। तो ये थी हमारी एनसीएम की कहानी। अब बढ़ते हैं हम हमारे सीडीएम की कहानी की ओर। अब सीडीएम क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कब लॉन्च हुआ था, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो लोग थे एनसीएम में पार्टिसिपेट करके, अब वो मतलब मूवमेंट, तरह तरह के मूवमेंट्स में पार्ट लेने की वजह से अब सब थक गए थे। जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो भी अब थक गए थे। उनका मानना ये था कि अब जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनका मानना यही था कि अगर हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उसकी थोड़ी पावर कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी तो स्वराज मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लगा, तो उन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल्स में जो है वापसी करना सोचने लगे, वो स्टार्ट भी कर दिया। अब जो कांग्रेस थी ना उसमें भी अलग अलग तरह के लीडर्स थे, तो सबकी अलग अलग राय होंगी। अगर हम बात करें सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों की, तो उनका मानना ये था कि हमें आज़ादी तब मिलेगी जब हम काउंसिल में, यानी कि अपने पॉलिटिक्स में जाएंगे, अब हमारे काउंसिल इलेक्शन जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके हमें कहीं जाके स्वराज मिलेगा। उसके साथ साथ अब जो हमारे दूसरे तरह के लोग थे, जो हमारे यूथ था, रेडिकल्स जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी एंड हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उनका मानना ये था कि अगर हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमें जो है थोड़ा सा मतलब रिवॉल्यूशन थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा क्रांति करना पड़ेगा। एंड जब बात करते हैं हम क्रांति की, तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा वॉयलेंस यूज़ हो जाता है। अब यहीं पे हमारे ना दो फैक्टर्स आते हैं
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। पहला है हमारा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड दूसरा है हमारा साइमन कमीशन। तो अब हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर हुई थी, एंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो अब जो कंट्रीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही होगा, क्योंकि अब हमने देखा था ना ब्रिटिश जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने हमारी आर्मी पे अपना एक खर्चा बढ़ा दिया था, हमारी आर्मी के ऊपर उसने खर्चा करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपना पैसा हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रही थी। तो इसकी वजह से थोड़ा इकोनॉमिक फ्रंट पे जाके उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एंड उस टाइम पे जिन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, तो इसकी वजह से पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं होंगे तो हम पैसे कमाना कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें एंड हम पैसे कमाएं। तो इसलिए सारे देशों ने जो है खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब खेती का सामान तो हमारे यहाँ से जाता था, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था सामान एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी डिमांड जो थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो इसकी वजह से जो हमारे इंडिया के पीजेंट्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनको जो है पैसे ही नहीं मिल रहे थे ना। अब पैसे तो तब मिले जब एक्सपोर्ट हो सामान और बाहर से वहाँ से पैसे आए, लेकिन एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा था। तो इसीलिए 1930 के टाइम पे जो हमारे गांव वाली जगह थी जहाँ पे पेजेंट्स थे वो थोड़ा टर्मोइल में थे, परेशानी में थे। दूसरा फैक्टर है हमारा साइमन कमीशन। अब जो टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि वहाँ के जो हेड थे वो टोरी थे। तो अब जो टोरी गवर्नमेंट थी उसने एक कमीशन बना दी जिसमें उनका मानना ये था कि अब वो जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दखल देंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हिसाब से चेंजेस लाएंगे। और इसके साथ साथ लोग जो थे उन्होंने इसका अपोज़ किया। अपोज़ करने के दो कारण थे। पहला तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश के लोग अपनी दखलंदाजी क्यों करेंगे, टांग क्यों अड़ाएंगे। दूसरा ये है कि कमीशन में किसी भी तरह का कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। बिना इंडियन मेंबर्स के आप ब्रिटेन में बैठे हुए हमारे ऊपर कैसे डिसीजन ले सकते हो। तो इन दो कारणों की वजह से, इन दो कारणों के चलते जो इंडिया के लोग थे उन्होंने इसका अपोज़ किया। जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने जो है एक साथ आके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एंड जब ये कमीशन आई इंडिया में, ये आई थी 1928 में, तो इसका जो है स्वागत बहुत ज़्यादा फूल हार माला इन सब से नहीं किया गया था। इसका स्वागत किया गया था स्लोगन्स के साथ। एंड वो स्लोगन्स हमारे साइमन गो बैक, इस तरह के स्लोगन्स थे कि साइमन जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस लौट जाओ। अब इंडियन लोगों ने आवाज़ उठाई हो और ब्रिटिशर्स चुप बैठ जाए, ऐसा थोड़ा ना होने वाला था। तो फिर से झड़प हो गई। एंड उस मारपीट में, उस लाठी चार्ज के टाइम पे जो है हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। एंड इसकी वजह से जो हमारे इंडिया के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। तो अब जो लॉर्ड इरविन था ना, उसको लगा कि इससे पहले कुछ बुरा हो मैं थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ इन इंडियंस के लिए। तो उसने जो है एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की बात की कि मैं जो तुम बाद में अपने स्वराज देख लेना और अभी तुम एक डोमिनियन स्टेटस ले लो। लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स थे वो अनसेटिस्फाइड थे बिल्कुल। स्पेशली जो हमारे यंग लीडर्स जो थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी एंड हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने जो है लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में ये बात पुख्ता कर दी कि अब जो है उन्हें आधी पौनी सवा कितने भी स्वराज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो चाहिए सिर्फ पूर्ण स्वराज, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने कहा कि अब जो अगले महीने का चौथा संडे होगा ना, उसको हम अपना इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाएंगे। एंड वो चौथा संडे जो था वो हमारा पड़ा 26 जनवरी 1930 को। तो इसीलिए हम जो है, हमारा इंडिपेंडेंस डे तो फिर भी 15 अगस्त को आता है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो भी हमारा 26 नवंबर को आता है। बट क्योंकि हमें इस डेट को जो है स्पेशल बनाना था, तो इसीलिए हमने इसको अपने रिपब्लिक डे के रूप में कंसीडर किया हुआ है। अब जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने तो पहले ही सोच रखा था कि अगर हमारा एनसीएम फेल हो गया तो वो हमारा स्टार्ट करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब वो जो है एक सिंबल ढूंढ रहे थे जिससे कि वो इसकी शुरुआत करे। तो अब गांधी जी जो थे उनको एक बड़ा यूनिक सा सिंबल मिला। अब सिंबल क्या था? हमारा नमक। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि नमक ही क्यों चुना? तो कुछ कारण है, मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लिख के आ जाना। सबसे पहला तो ये है कि गरीब हो अमीर हो, हमारे पीजेंट्स हो या फिर पीजेंट्स के हेड हो, गरीब हो अमीर हो, मतलब सब जो है नमक कंज्यूम करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट ये आता है कि खाने में नमक ना हो तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ज़्यादा असेंशियल आइटम है हमारे फूड का। उसके साथ साथ जो
गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने टैक्स पे मोनोपोली लगाई है। मतलब कि अगर मतलब जो नमक है ना वो बनाने का काम सिर्फ ब्रिटिशर्स करेंगे, इंडिया वाले नहीं, लोग नहीं कर सकते। तो इन 3 कारणों के चलते जो गांधी जी थे उन्होंने सॉल्ट यानी कि नमक का चयन किया लोगों को यूनाइट करने के लिए और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। तो 31 जनवरी 1930 को जो महात्मा गांधी थे उन्होंने वाइसरॉय इरविन को अपनी एक पूरी की पूरी लिस्ट दी जिसमें उनकी 11 डिमांड्स थी। वो डिमांड्स याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही वो हमारे सिलेबस में है, ना ही वो हमारी एनसीईआरटी में है। तो उसमें कुछ डिमांड्स थी कि ये कर दो वो कर दो, और उसमें ये भी डिमांड थी कि ये सॉल्ट टैक्स को वो हटा दे। बट जो हमारे इरविन साहब थे उन्होंने जो है इसको में से एक भी बात को नहीं माना, बल्कि जो गांधी जी थे उन्होंने तो धमकी से दे डाली थी कि ये जो हमारी डिमांड्स है ना इनको 11 मार्च तक पूरा कर दो वरना मैं सीडीएम लॉन्च कर दूंगा। बट हमारे इरविन तो कम नहीं थे, उन्होंने जो है मना कर दिया कि मैं इनमें से एक डिमांड को भी पूरा नहीं करूँगा। तो फिर क्या था, जो हमारे गांधी जी थे अब उनकी 11 तारीख तक तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो उन्होंने अगले ही दिन यानी कि 12 मार्च 1930 को अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ जो है क्या स्टार्ट किया था, हमारा सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था। यहीं से शुरुआत हुई हमारे सॉल्ट मार्च की। ये हमारा साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ एंड दांडी में पहुंचा, गुजरात का जो प्लेस है। गांधी जी जो थे वो हमारे 78 वॉलंटियर्स के साथ गए। उन्होंने 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया 24 डेज़ में, यानी कि 10 माइल्स पर डे। एंड ये कब हुआ, हमारा 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँच गए थे। एंड इसी दिन जो है हम कह सकते कि हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था। हमारा एनसीएम कब लॉन्च हुआ था, जनवरी 1921 में। लेकिन ये हमारा एनसीएम है। हमारा सीडीएम कब लॉन्च हुआ था, सीडीएम हमारा लॉन्च हुआ अप्रैल, लिख सकते हो आप, डेट लिखने की जरूरत नहीं, अप्रैल 1930 में। ठीक है, अब वहाँ पे जब हम पहुँचे यानी कि जब गांधी जी अपने वॉलंटियर्स के साथ पहुँचे तो उस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने जाके नमक बनाया एंड इस सॉल्ट टैक्स को या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट लॉ को जो है उन्होंने तोड़ दिया। क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस नाम से पता चल रहा है ना कि उनको कॉपरेट भी नहीं करना है, पिकेटिंग भी करनी है, सारे काम करने हैं, बॉयकॉटिंग भी करनी है, उसके साथ साथ डिसओबे भी करना है। तो जैसे जैसे इस मूवमेंट की बात जो है फैली तो लोगों ने जो है फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। जो विलेज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया, इस्तीफ़ा देना स्टार्ट कर दिया। लिक्विड शॉप्स जो थे वो उनको पिकेट करना स्टार्ट कर दिया। जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया कि तुम हमारे यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी हो, तुम तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हो, तो हम तुम्हें क्यों रिवेन्यू दें। तो अच्छे से चल रहा था अभी हमारा सीडीएम, लेकिन फिर से दिक्कत आ गई। अब जो गवर्नमेंट थी ना उसने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया क्योंकि लोगों ने ये हड़कंप मचाना शुरू कर दिया था ना, पिकेटिंग, बॉयकॉटिंग एंड ये लॉज तोड़ने शुरू कर दिए थे। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उसके साथ साथ बहुत जगहों पे ये जो था वॉयलेंट भी हो गया था। हमारे बहुत सारे लोग, कितने लोग, इतने सारे लोग, ये जो नंबर देख रहे हैं ना, इतने सारे लोग जो थे हमारे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। हमारे 1 लाख लोग, 1 लाख लोग जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ साथ जो हमारे अब्दुल गफ़ार खान थे, अब ये अब्दुल गफ़ार खान कौन है, ये हमारे महात्मा गांधी को जो है अपना मतलब आइडियल मानते थे बहुत ज़्यादा। हम कह सकते शिष्य भी नहीं कह सकते हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता मान लीजिए अभी आप। तो ये बहुत ज़्यादा मानते थे गांधी जी को एंड इनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। अब इसके बाद जो है 1 महीने बाद ही हमारे गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अब गांधी जी ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गया, तो उन्होंने जो है इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया एंड उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ बात की कि तुम जो है मेरे इन साथियों को, मेरे इन देशवासियों को जो है छोड़ दो और जैसे तुम कहोगे मैं कर दूंगा। तो इस समझौते को जो है बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। और समझौता क्या हुआ था, समझौता गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था वैसे, 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में। लॉन्च कब हुआ था हमारा सीडीएम, 1930 में। याद रखना सब कुछ। तो अब जो गांधी जी थे उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया और जो इरविन था उसने कहा कि गांधी मेरे साथ तुम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो। तो उन्होंने जो है उनके साथ चलने से
हाँ कह दी, उनके साथ चलने के लिए हाँ कह दी, क्योंकि उन्हें अपने देशवासियों को बचाना था, उनको जेल से निकलवाना था और इन वॉयलेंट क्लैशेस को कम करवाना था। अब जो गांधी जी थे ना, वो वहाँ पे चले तो गए, बट वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके वहाँ से वापस आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पे जो है इंडिया के अच्छे के लिए एक भी बात हुई नहीं है, तो वो फालतू में गए, उनका टाइम वेस्ट हो गया, उनको ऐसा लगा। अब जब उन्होंने आके देखा तो उनको समझ में आया कि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाल थी कि वो गांधी जी को बाहर भेज के उनके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करे। उन्होंने आके देखा कि जो गफ्फार खान और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, दोनों को जेल में डाल दिया गया, कांग्रेस को इलीगल करार दे दिया गया। उसके साथ साथ अब जो गांधी जी थे उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने जो है, अच्छा बच्चों अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं फिर से CDM लॉन्च करूँगा, एंड CDM का 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ। अब हम देखते हैं कि CDM 2.0 वर्जन में किसने पार्टिसिपेट किया था और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अगर हम बात करें रिच पेजेंट्स की, जैसे गुजरात के पत्तीदार्स हो गए, उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, तो इन्होंने जो है मूवमेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट लिया था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, चीज़ों के दाम जो थे बहुत ज़्यादा गिर गए थे, तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने गांधी जी का साथ दिया तो शायद गांधी जी भी इनको सपोर्ट कर दे, तो अपने स्वार्थ में ही सही, बट इन्होंने जो है सपोर्ट किया था। लेकिन अगर हम बात करें पुअर पेजेंट्स की, तो उन्होंने सपोर्ट बहुत कम किया था, मतलब ल्यूक वार्म सपोर्ट था उनकी तरफ से। क्यों था? क्योंकि उनको ब्रिटिशर से ज़्यादा जो थी दिक्कत बड़े पीजेंट्स से थी। अब बड़े पीजेंट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वो उनके साथ तो जाना पसंद करेंगे ही नहीं, तो उन्होंने जो है इसकी वजह से पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा नहीं किया था। उसके साथ साथ जो कांग्रेस थी उन्होंने भी उसको सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि अब वही है ना, उनको रिसोर्सेज चाहिए और उनको पैसे चाहिए जो कि उनको बड़े पेजेंट से मिलेंगे, तो इसीलिए उन्होंने पाला चुना हमारे बड़े पेजेंट्स का, तो इसलिए हमारे पुअर पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट बहुत कम किया, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर ही किया। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसा पार्टिसिपेट किया। तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड वो चाहते थे कि जो मनी है, मतलब जो हमारे यहाँ की करेंसी है रुपी, उसका मतलब हमारे यहाँ की जो करेंसी है रुपी, उसकी कीमत जो है यूरो या फिर डॉलर, इनके सामने थोड़ी बढ़ जाए, इसका जो रेशियो है थोड़ा हमारे लिए इंक्रीज़ हो जाए। तो इन्होंने भी अपने स्वार्थ में ही सही, बट इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उसके साथ साथ कुछ तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कि हमारी 1920 में बनी थी। वहीं पे हमारी FICCI बनी थी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये बनी थी हमारे 1927 में। इसको याद रख लेना, पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और हमारा GD बिरला, इन्होंने जो है सिविल डिसओबीडियंस के दोनों ही वर्जन्स में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर भी जो है ना, इनको थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ये फिर से फेल हो गया तो फिर क्या होगा। मतलब अब हमें पता है कि NCM में भी थोड़ा वायलेंस यूज़ हो गया था, और CDM के 1.0 वर्जन में भी, तो इन्हें लग रहा था कि इसमें भी हमारा थोड़ा ही ज़्यादा वायलेंस ना हो, यूज़ हो जाए, इसमें वायलेंट ना हो जाए, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि सेम उनकी प्रॉब्लम जो थी वो ब्रिटिशर से ज़्यादा इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से थी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो कांग्रेस थी फिर से उसने जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का पाला चुना, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स का। तो जहाँ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर जाएंगे वहाँ मतलब जहाँ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जाएंगे वहाँ पे हमारे वर्कर्स नहीं जाएंगे। अब कुछ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बहुत कम। जैसे कि हमारे पुअर पेजेंट्स ने बहुत कम किया था, वैसे ही इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कम ही किया था। कुछ रेलवे वर्कर्स ने किया था, कुछ डॉक वर्कर्स जो थे उन्होंने किया था, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने गांधी जी की कैप पहन के जो है रैलीज निकाली थी और कैंपेन्स निकाले थे, लेकिन फिर भी इनका जो पार्टिसिपेट था वो भी ल्यूकवार्म ही था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्या वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, वुमेन ने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो किसी चीज़ का 1.0 वर्जन हो, चाहे वो 2.0 वर्जन हो, चाहे वो हमारा NCM हो, चाहे वो हमारा CDM हो, चाहे वो हमारा सॉल्ट मार्च हो, हर चीज़ में वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छा रहा है।
जैसे कि हमारे जो वुमेन है उन्होंने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक भी किया, उन्होंने नमक भी बनाया, बल्कि वो जेल भी गई, उन्होंने पिटाई भी खाई। उसके साथ साथ अब जो हमारी औरतें थी ना, उनका मानना ये था कि उनकी भी अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है एंड वो उसको निभाने से पीछे नहीं हटेंगी। बट जो गांधी जी थे और जो कांग्रेस थी, उन दोनों से ही उनको थोड़ा अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी हमारे यहाँ की औरतें, क्योंकि गांधी जी का मानना ये था कि हाँ ठीक है, अगर उनके देश के लिए अगर उनकी ड्यूटी है तो उसके साथ साथ उनका काम अपने घर संभालने का और अपने बच्चों को संभालने का ज़्यादा है। तो वो अपने ठीक है, उनको पार्टिसिपेट करना है तो करे, बट उनका ज़्यादा अच्छा काम ये होगा कि वो अपने घर में रह के अपने घर को संभाले। उसके साथ साथ जो हमारी कांग्रेस थी, उसने भी वुमेन का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो करो, बट हम तुम्हें किसी तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं देंगे, कोई पोजीशन नहीं देंगे। नेक्स्ट अब हम टॉपिक है हमारे पास कि किस किसने पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था। तो सबसे पहले हमारा दलित्स, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस है वो उन्हें इग्नोर कर रही है, वो सिर्फ हिंदूज़ को सपोर्ट करती है, सनातनीज़ को सपोर्ट करती है, ना कि दलित्स को। लेकिन जो हमारे गांधी जी थे वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे दलित्स को, वो तो उन्हें हरिजन कहते थे, यानी कि वो भगवान के बच्चे हैं। तो उनका मानना ये था कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो सबसे पहले तो हमें ये जो छुआछूत वाली बीमारी है ना, इसको हटाना पड़ेगा। बीमारी नहीं, मतलब एक तरह से इसको बीमारी कहेंगे, गलत है ना। तो ये जो छुआछूत वाली काम है ना, ये हमें नहीं करना है, हमें अनटचेबिलिटी को बिल्कुल हटाना है हमारे यहाँ से। क्योंकि अगर हमने इसको नहीं हटाया ना, तो हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमें 100 साल, आने वाले 100 सालों तक हमें आज़ादी नहीं मिलेंगी अगर हम इस अनटचेबिलिटी के रूल को यहाँ से नहीं हटाया। लेकिन जो हमारे दलित थे, उनका मानना ये था कि अगर उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट्स मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। उसके साथ साथ वो सेपरेट इलेक्शंस की मांग करते थे, जिससे कि वो अपने दलित मेंबर्स को जो है चूज़ कर सके, और उन्हें अपने पॉलिटिकल पोजीशन भी चाहिए थी। उसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया। उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई, 1930 में बनाई थी। एंड वो गांधी जी से ये कह रहे थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दे, यानी कि सेपरेट इलेक्शंस उनके कंडक्ट करवा दे। लेकिन गांधी जी जो थे वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने ये कह दिया था कि मैं तब तक फास्ट करूँगा, मतलब तब तक कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, जब तक तुम मेरी ये बात नहीं मान लेते कि आ, कि अब तुम्हें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए रिजर्व सीट्स करवा दूंगा। अब जो हमारे अंबेडकर जी थे वो तो गांधी जी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने जो है उनकी बात मान ली। एंड इसी समझौते को बोला जाता है पूना पैक्ट, जो कि हुआ था हमारा 1932 में, सितंबर 1932 में हुआ था। इसमें जो हमारे अंबेडकर जी थे उन्होंने मान लिया था कि ठीक है, इलेक्शन सेपरेट मत करवाओ, बट रिजर्व सीट्स तो दिलवा ही दो। जो हमारे मुस्लिम्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिर से कि जो कांग्रेस है वो उनको मतलब एनसीएम के बाद, क्योंकि एनसीएम में तो हमारे मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, खिलाफत याद है ना कि भूल गए। हाँ, तो हमारे मुस्लिम जो थे उन्हें एलियनेटेड सा फील होने लगा कि जो कांग्रेस है वो उन्हें इग्नोर कर रही है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो कांग्रेस है वो हिंदूज़ को सपोर्ट करती है, ना कि मुस्लिम्स को। उनका ये कहना नहीं था कि आप हिंदूज़ को सपोर्ट मत करो, उनका ये कहना था कि उन्हें भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए ना किसी का। तो लेकिन फिर भी जो रिलेशन थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, जिसकी वजह से दोनों में काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रही थी। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। अब जो हमारे मुस्लिम लीग के लीडर थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी सेम बात कही अंबेडकर जी वाली कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्शन चाहिए, जिससे कि वो अपने मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट करे। और फिर लेकिन हमने फिर भी वहाँ पे कोशिश की गई कि हिंदू और मुस्लिम को साथ बिठाकर जो है उनकी प्रॉब्लम्स को जो है उनका सॉल्व किया जाए। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति थे M.R. जयकर नाम के, जिन्होंने जो है भरी सभा में उठकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से जो हमारे हिंदूज और मुस्लिम के बीच का डिस्टेंस था ना वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब हम बात करते हैं कि ये देशभक्ति की भावना कहाँ से आई। तो ये आई है एकता से, ये आई हमारे लोक कहानियों से, गानों से, या ये हमारे यहाँ के कल्चर से। ये हमारे
एलेगोरी है ना भारत माता, उनकी वजह से, प्रिंट्स की वजह से, सिंबल्स की वजह से, फ्लैग्स की वजह से और हिस्ट्री की वजह से। तो इन चीज़ों की वजह से आई हमारी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। लोगों ने जो है भारत को एक स्वरूप देना स्टार्ट कर दिया। अब भारत को जो स्वरूप एक औरत के रूप में दिया, भारत माता, क्योंकि लोग जो थे उनका मानना ये था कि ये जो देश है, ये जो मिट्टी है, ये हमारी माँ है। तो भारत माता लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया एंड इसको जो है अपने तरीके से इसको स्वरूप देना स्टार्ट कर दिया, इसको रूप देना स्टार्ट कर दिया। जो पहली भारत माता की मतलब भारत माता की जो पहली इमेज थी वो बनाई थी हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। एंड इसके साथ साथ उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग है। फिर यही वंदे मातरम आगे जाके उनकी एक नावल है आनंद मठ, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया। और जो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे भी इसको बहुत ज़्यादा गाया जाता था। बात करते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर की, तो उन्होंने भी जो है भारत माता की बहुत सुंदर इमेज बनाई थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शांत है, किसी को डांटती नहीं है, और उनके मुंह से मतलब ऐसा उनको तेज दिखाई दे रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, शांत लग रही थी। फिर आने वाले सालों में जो लोग थे उन्होंने अलग अलग स्वरूप से जो है मतलब अलग अलग तरीके से जो है भारत माता को स्वरूप देना स्टार्ट कर दिया था। यहीं पे हमारे दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने अपनी देशभक्ति की भावना जो है अपने कलम से दिखाई। मतलब वो जो है लिखते बहुत अच्छा थे, तो उन्होंने देशभक्ति की भावना अपने लिखने से जताई है, अपने कलम से जताई है। नेक्स्ट है हमारे नतेशा शास्त्री जी, जो कि हमारे साउथ के राइटर हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारी तमिल फॉक टेल्स लिखी, उनकी एक पूरी मोटी सी किताब है। एंड उन्होंने भी हमारे देशभक्ति की भावना जो है अपने लिखने से, अपनी कलम से जताई है। अब जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो वहाँ पे एक ट्राइकलर फ्लैग था, एक सेकेंड में बना देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा रेड कलर था, यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर था, यहाँ पे हमारा येलो कलर था। यहाँ पे हमारे कुछ 8 लोटसेस बने हुए थे, जो कि ये दर्शा रहे थे कि हमारे यहाँ पे 8 प्रोविंसेस है। फिर येलो वाले में कुछ नहीं था शायद, और रेड वाले में जो है यहाँ पे ऐसे चांद बना हुआ था जो कि इस्लाम को जस्टिफाई कर रहा था, और यहाँ पे ऐसे सूरज बना हुआ था जो कि हमारे हिंदूज यानी कि सनातनीज को जस्टिफाई कर रहा था। अब जो गांधी जी थे उन्होंने अपना खुद का फ्लैग भी बनाया था, जिसमें ऊपर रेड कलर था, नीचे ऐसे वाइट कलर था एंड फिर ग्रीन कलर था। एंड इस वाइट कलर वाले में उन्होंने एक चरखा बनाया हुआ था। तो ये था हमारे गांधी जी का फ्लैग। कब बनाया था उन्होंने? 1921 में। उसके साथ साथ लोगों ने स्वरूप देना तो स्टार्ट कर ही दिया था। लोगों ने जो है अपनी हिस्ट्री खुद बताना स्टार्ट कर दिया था। उनका मानना ये था कि अगर उन्होंने अपनी हिस्ट्री खुद नहीं लिखी ना, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिस्ट्री खुद लिखेंगे, उनकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा जो हमारे साथ असली में हुआ है। वो लिखेंगे कि उन्होंने जो है, इंडिया एक पिछड़ा हुआ देश होता था और हमने वहाँ पे जाके डेवलपमेंट किया, लेकिन इंडियंस जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मानना ये था कि वो अपनी जो हिस्ट्री है वो खुद, मतलब अपनी जो हिस्ट्री है वो लोगों को खुद बताए। तो जो लोग थे उन्होंने अपने हिस्ट्री के बारे में लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को ही हम पढ़ रहे हैं। अब कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि किस तरीके से गांधी जी के कहने से या और बाकी लीडर्स के कहने से लोगों ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, एंड हम इसका अंत ये हुआ कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिल गई। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।